कहानी की शुरुआत में हमें एक रशियन प्रिजन को दिखाया जाता है जहां दुनिया भर के कुछ सबसे खतरनाक कैदियों को रखा जाता था। हम यहाँ एक बड़े बालों वाले कैदी को देखते हैं जिसे जेल के गंदे बाथरूम साफ करने का काम दिया गया था। इस आदमी के जुर्म इतने संगीन थे कि उसे इसके लिए जज ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। वो कैदी अपना काम कर ही रहा था कि तभी उसके सामने से गागा नाम का एक आदमी गुजरा जिसकी जेब से कुछ पैसे गिर जाते हैं। वो कैदी उसे आवाज देकर उस पैसे को उठाने को कहता है, पर गागा बोला कोई बात नहीं, इसे तुम ही रख लो। पर यह सुनकर उस कैदी को गुस्सा आ जाता है और वो उसके पैसों को अपने पैरों से कुचलकर वहां से चला जाता है। अगले दिन उस कैदी को पैरोल ऑफिसर के सामने पेश किया जाता है जो उसे बताता है कि बोयका पैरोल की तुम्हारी अर्जी नकार दी गई है और एक और बात, तुम्हारे जुर्म इतने संगीन है कि अब तुम अगले 15 सालों तक दोबारा कोर्ट के सामने अर्जी नहीं डाल सकते। ये सुनकर बोयका काफी निराश हो जाता है, लेकिन फिर भी वो अपनी ट्रेनिंग जारी रखता है। बताया जाता है कि बोयका एक फाइटर हुआ करता था जिसने जेल में रहकर इन लोगों के लिए कई इलीगल फाइट्स लड़ी। कई सालों तक उसे कोई नहीं हरा पाया, लेकिन एक दिन एक अमेरिकन फाइटर ने उसे हरा दिया और ना सिर्फ हराया बल्कि उसका बायां पैर भी तोड़ दिया। और तब से वो एक अपाहिज की जिंदगी जी रहा था। वो अपने टूटे पैर को दोबारा ठीक करने के लिए हर दिन कसरत और कड़ी ट्रेनिंग करता, पर चोट गहरी होने के कारण उसका पैर पहले जैसा नहीं हो पा रहा था। गागा उससे मिलने आता है और उसकी ऐसी हालत देखकर उसे बोयका के लिए बहुत बुरा लग रहा था। वो बोला, अच्छा नहीं लगता कि तुम्हारे जैसा फाइटर इतनी जिल्लत भरी जिंदगी जिए। सच कहूँ तो तुम्हारी वजह से मैंने बहुत पैसे कमाए हैं, इसलिए तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम्हें एक बेहतर जेल में ट्रांसफर किया जा रहा है जहाँ तुम एक लाइब्रेरी में काम करोगे। बोयका बोला, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, मेरे नसीब में यही है। उसे समझाना आसान नहीं था, इसलिए गागा वहाँ से जाने लगता है। पर तभी बोयका कहता है कि अगर तुम मेरी सच में मदद करना चाहते हो तो मुझे दोबारा रिंग में भेज दो, मैं लड़ना चाहता हूँ। गागा तुरंत ही समझ गया कि वो जिल्लत भरी जिंदगी से हार मान चुका है, इसलिए वो रिंग में फाइट करके मरना चाहता था। गागा बोला, अगर मौत ही तलाश रहे हो तो ठीक है, पर मैं इसमें तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अगले दिन जेल में फिर एक बार एक इलीगल फाइट होनी थी। सब अपने अपने पैसे लगाते हैं और कैदियों को रिंग में लड़ने के लिए उतारा जाता है। फाइट शुरू ही हुई थी कि उनमें से एक फाइटर दूसरे फाइटर को मार मार कर उसकी हड्डी बसली कर देता है और पहला राउंड जीत जाता है। वो अपनी जीत का जश्न मना ही रहा था कि तभी वहाँ बोयका आया और उस फाइटर पर गंदा पानी फेंककर उसे मुकाबले के लिए ललकारने लगा। कुछ गार्ड्स उसे पकड़कर रिंग से बाहर फेंकने की कोशिश करते हैं, पर तभी गागा उन्हें रोकते हुए बोला, छोड़ दो उसे, अगर इसकी यही ख्वाहिश है तो उसे लड़ने दो। इसके बाद दोनों में फाइट शुरू होती है। सामने वाला फाइटर उसके पैर को देखकर समझ जाता है कि उसका घुटना पहले से ही खराब है, इसलिए जानबूझकर वो बार बार उसी पर वार करने की कोशिश करता है। लेकिन बोयका पहले से ही सारी तैयारियां करके आया था। टूटे पैर के बावजूद वो उसकी हर चाल को मात देकर उस फाइटर को कड़ी टक्कर देता है और आखिर में वो कर दिखाता है जिसकी किसी ने उससे उम्मीद नहीं की थी। बोयका ने उस फाइटर को नॉकआउट कर दिया, जो देख जेलर और गागा दोनों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। इसके बाद बोयका को उस जेल से निकालकर दूसरी जेल में ट्रांसफर किया जाता है। ये जेल दुनिया की कुछ सबसे खतरनाक जेलों में से एक थी और इसे इतना खतरनाक वहाँ की ऊंची ऊंची दीवारें नहीं बल्कि वहाँ का वार्डन बनाता था। प्रिजन पहुँचते ही कुछ गार्ड्स बोयका को पकड़कर वार्डन के सामने पेश करते हैं। बोयका देखता है कि वहाँ उसके जैसे और भी फाइटर्स थे जिन्हें दुनिया के अलग अलग कोनों से उठाकर यहाँ लड़ने के लिए लाया गया था। जेलर उन सातों फाइटर्स को एक एक कर अपना नाम और जुर्म बताने को कहता है। सब ऐसा ही करते हैं, पर टर्बो नाम का एक अमेरिकन फाइटर उसे सीरियस नहीं ले रहा था, जिसके बाद वार्डन के कहने पर गार्ड्स ने उसे डंडों से पीटा। वार्डन बोला, अगर तुम में से किसी को भी ये गलत फहमी है कि वो यहाँ खास है तो एक बात अभी समझ लो, इस जेल में हर कोई एक समान है, फिर चाहे तुम कहीं से भी आए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने बड़े फाइटर हो, तुम सबके साथ एक जैसा ही सलूक होगा। ये मेरी जेल है, इसे नर्क ही समझो। अगले दिन पुलिस उनके सेल की सलाखों पर डंडे पीटकर उन्हें उठाती है और उन सबको पत्थर तोड़ने के लिए खदान में भेज दिया जाता है। टर्बो बोला, ओए सुन, मुझसे ये काम क्यों करवा रहे हो? वहाँ जो मजदूर है ना, ये उनका काम है, मैं एक फाइटर हूँ, ये गलत है। उसकी बकबक सुनकर बोयका को बहुत गुस्सा आ रहा था। इसी बीच टर्बो की नजर उस पर पड़ी और उसने उससे पूछा, ऐसे क्या देख रहा है, पहले कभी चैंपियन नहीं देखा क्या? हालांकि बोयका उसे नजरअंदाज कर देता है, जो देख टर्बो को और गुस्सा आ जाता है। इससे पहले दोनों की गर्मा गर्मी मारपीट में बदल जाती, पुलिस वाले उन्हें रोक लेते हैं और बताते हैं कि तुम दोनों बस रिंग में लड़ सकते हो, अगर बेवजह लड़े तो सीधा गोली मार दी जाएगी। एक तरफ जहां उन लोगों से कमर तोड़ मेहनत करवाई जा रही थी, वहीं हम एक दूसरे फाइटर मार्को को देखते हैं जो आराम से बैठकर धूप के मजे ले रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि वो वार्डन का खास था और यही वार्डन की तरफ से लड़ने वाला था। पूरे दिन पत्थर तोड़कर उनकी हालत खराब हो गई थी, पर क्योंकि ट्रेनिंग के लिए उन्हें बस 1 ही घंटा मिलता था, इसलिए कोई भी आराम नहीं करता और सब अपनी ट्रेनिंग जारी रखते हैं। उधर हम मार्को को देखते हैं
जिसकी ट्रेनिंग के लिए वार्डन हर रोज उसे कुछ कैदियों से लड़वाता था। हैरत की बात यह थी कि वो अकेला उन सब पे भारी पड़ रहा था, लेकिन उसकी इस ताकत का राज कड़ी ट्रेनिंग और अच्छी डाइट नहीं, बल्कि एक खास तरह का स्टेरॉइड था जिसे लेते ही उसका खून उबाल मारने लगता था और उसमें ऐसी ताकत आती थी जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अगले दिन फाइट के लिए उनमें से 2 लोगों को रिंग में उतारा जाता है। इसी बीच हम एक कसीनो को देखते हैं जहां फाइटर्स पर सट्टा लगाया जा रहा था। दोनों में जबरदस्त लड़ाई होती है, पर आखिर में ब्राजील का फाइटर मैक्सिको के फाइटर को मार मार कर नॉकआउट कर देता है, जिससे गागा का बहुत नुकसान हुआ था। अब अगली फाइट टर्बो और एक रशियन फाइटर के बीच होनी थी। रिंग में आते ही टर्बो उस पर एक के बाद एक कई वार करता है, पर सब बेकार साबित हो रहे थे। जिसके बाद उसने वही किया जिसमें वो माहिर था, वो सिर्फ अपना बचाव करता है। और जैसे ही उसे कमजोर कड़ी मिली, उसने उस रशियन फाइटर को एक जोर का पंच मारा जिससे वो वहीं ढेर हो गया। इसके बाद बोयका को रिंग में लाया जाता है, पर गागा को उससे कुछ खास उम्मीद नहीं थी। उसे पूरा यकीन था कि ये फाइट बोयका की आखिरी फाइट होने वाली है, पर बोयका उसे गलत साबित करते हुए उस फाइटर को हरा देता है, जो देख सबके होश उड़ गए। चौथी फाइट मार्को और एक नॉर्थ कोरियन फाइटर के बीच होनी थी। रिंग में आते ही मार्को भीड़ का जोश बढ़ाने लगता है। इसी बीच उस नॉर्थ कोरियन फाइटर ने उस पर वार किया, पर उसे तो जैसे उसके हमलों का असर ही नहीं हो रहा था। यहाँ तक कि वो शुरुआत में उससे लड़ता तक नहीं और सिर्फ भीड़ का उत्साह बढ़ाने में लगा रहता है। पर जब लोगों ने उसका नाम चिल्लाना शुरू किया तो मार्को ने उसे फाइट करी और उसे यूं हरा दिया जैसे कि वो उसके बाएं हाथ का खेल था। हारे हुए फाइटर्स की मार खाकर बहुत बुरी हालत हो गई। फाइट के बाद वार्डन उनसे मिलने आया और बोला, बताते हुए अफसोस हो रहा है कि आप सबका सफर यहीं खत्म होता है। तुम आजाद तो नहीं हो पाए, पर उम्मीद है कि तुम्हें मजा आया होगा। इसके बाद उन सबको वापस भेजने के लिए एक ट्रक में बैठाया जाता है और उन्हें एक सुनसान रास्ते में ले जाकर छोड़ दिया गया, जहां से उन्हें वापस उनकी जेलों में भेजा जाना था। पर तभी एक कार से कुछ हथियारबंद लोग निकले और उन्हें मार डाला, क्योंकि कोई कभी इस जेल से जिंदा वापस नहीं जाता था। अगले दिन फिर से बचे हुए लोगों को पत्थर तोड़ने के लिए खदान में ले जाया जाता है। टर्बो बोला, कल रात तुम्हारी फाइट देखी, लेकिन उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं बेहतर हूँ। इसी बीच एक गार्ड बोलता है, ओए काम क्यों बंद कर दिया तूने, काम चालू रख। हालांकि बावजूद इसके टर्बो अपनी बकबक बंद नहीं करता, जिसके बाद बोयका उसे जोर का घूंसा मारता है और दोनों में जबरदस्त मारपीट शुरू हो जाती है। उन्हें लड़ता देख गार्ड्स उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, पर ये 1-2 आदमियों की बस की बात नहीं थी। जल्द ही उन्हें पकड़ लिया गया और लड़ने की सजा के तौर पर उन्हें 2 दिन के लिए काल कोठरी में डाल दिया जाता है। अगले 2 दिन तक उन्हें खाना और पानी नहीं दिया जाता और तो और वहाँ बैठने तक की जगह नहीं थी। टर्बो को अपनी पैंट में ही सूसू करना पड़ा। जब उन्हें बाहर निकाला गया तो उनकी हालत देखकर उनके मैनेजर्स को बहुत गुस्सा आता है। वो दौड़कर वार्डन के ऑफिस में जाते हैं और चिल्लाते हुए कहते कि हमारा फाइटर पत्थर क्यों तोड़ रहा है। वार्डन उन्हें मीठी गोली नहीं देता और सीधा बोलता है क्योंकि हम चाहते हैं कि वो हार जाएं। पर तभी इस पूरे गेम का असली मास्टरमाइंड सामने आता है और उन्हें शांत करते हुए कहता है कि अपने सारे पैसे मार्को पर लगा दो। मैं गारंटी देता हूँ कि तुम यहाँ से इतने अमीर बनकर जाओगे, कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। गागा तो सिर्फ पैसों का सगा था, इसलिए वो तुरंत उनसे हाथ मिला लेता है और इस तरह उन्होंने अपने ही फाइटर्स की पीठ में खंजर भोंक दिया। उधर हम बोयका और टर्बो को देखते हैं जो पत्थर ढो रहे थे। एक दूसरे की शक्ल देखकर उन्हें गुस्सा तो बहुत आ रहा था। हालांकि इस बार दोनों लड़ते नहीं, क्योंकि वो दोबारा उस काल कोठरी में नहीं जाना चाहते थे। खासकर अपना टर्बो, क्योंकि उसे रिंग में मरने से भी ज्यादा जिस चीज से डर लगता था वो था सन्नाटा, जो वहाँ बहुत था। उधर हम मार्को को देखते हैं जो स्टेरॉइड पर स्टेरॉइड्स लिए जा रहा था। इसी बीच गागा और टर्बो का मैनेजर अपना सब कुछ बेच डालते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पैसे इस फाइट में लगाकर माला माल हो सके। पूरे दिन कमर तोड़ मेहनत करने के बाद उनमें जरा भी हिम्मत नहीं होती थी कि वो ट्रेनिंग कर सकें, पर फिर भी वो ट्रेनिंग करते थे, जिससे वो और कमजोर होते जा रहे थे। एक दिन वो जैसे ही कैफेटेरिया में खाने के लिए बैठे, तुरंत कुछ गार्ड्स उन्हें लंच टाइम ओवर होने का बहाना देकर उठने को कहते हैं और फिर उन्हें खाली पेट पूरे दिन पत्थर तोड़वाया जाता है। टर्बो बोला, यहाँ सब गलत हो रहा है, भूखा रख रहे हैं, गधों की तरह काम करवा रहे हैं, इस तरह लड़ेंगे कैसे। पर बोयका बोला, हम इसका फायदा उठा सकते हैं, या तो इसे सजा समझो या फिर ट्रेनिंग। इसके बाद दोनों ने अपनी आपस की लड़ाई छोड़ एक साथ ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया। वो काम करते वक्त हर तरह की एक्सरसाइज करते थे और इसी बीच टर्बो बोयका के पैर को नोटिस करता है। वो उसे वहीं के एक झाड़ को मसल कर उसे अपनी चोट पर लगाने को कहता है, जिससे उसे राहत मिलेगी। और हैरत की बात ये थी कि उसका ये नुस्खा काम भी कर रहा था। आखिरकार फाइट का दिन आ गया और इस बार ये मैच ब्राजील के सिल्वा और बोयका के बीच होनी थी। दोनों में फाइट शुरू होती है, पर सिल्वा बहुत तेज था। बोयका कई बार उसे लात मारने की कोशिश करता है, पर सिल्वा को कुछ नहीं होता। हालांकि ये जानते हुए भी कि बोयका के पैर में चोट लगी है, सिल्वा उसके पैर पर वार नहीं करता, क्योंकि वो इस फाइट को ईमानदारी से जीतना चाहता था। आखिर में बोयका उस पर भारी पड़ने लगा
और जल्दी वो सिल्वा को कसकर जकड़ लेता है, जिसके बाद वो खुद रेफरी को इशारा कर हार मान लेता है और इस तरह बोयका ये फाइट जीत जाता है। बोयका उसे कहता है अच्छा लड़े मेरे दोस्त, और सिल्वा भी उसे उसकी आगे की फाइट्स के लिए बेस्ट ऑफ लक कहता है। उसे लगा वो हार गया तो ये लोग बस उसे डिस्क्वालीफाई करके वापस उसी जेल में भेज देंगे जहाँ से वो आया था, पर ऐसा नहीं होता और वो लोग उसे भी मार देते हैं। रिंग मास्टर बोयका की जीत से बहुत गुस्से में था। वो बोला तुम्हारी कोशिश में कुछ कमी रह गई वार्डन, वो ये फाइट जीता कैसे? पर वार्डन उन्हें भरोसा दिलाता कि अब जो वो करेगा उसके बाद तो बोयका पक्का हार जाएगा। ठीक उसी रात टर्बो को अकेले में काल कोठरी में लाया जाता है, जहां वो लोग बेचारे टर्बो को बड़ी बेरहमी से पीटते हैं। उन्होंने उसके साथ ऐसा इसलिए किया ताकि वो अगली फाइट हार जाए और आखिरी मुकाबला सिर्फ मार्को और बोयका में हो। अगले दिन जब बोयका कैफेटेरिया में था तो उसे टर्बो कहीं दिखाई नहीं देता। उसे लगा वो ट्रेनिंग कर रहा होगा, पर उसके सेल से गुजरते वक्त उसे टर्बो की आवाज सुनाई दी जो दर्द में करहा रहा था। बोयका समझ गया कि ये लोग उसे मार डालेंगे, इसलिए वो टर्बो से कहता है कि तुम्हें यहाँ से भागना होगा। यहाँ की सिक्योरिटी इतनी मजबूत नहीं है जितनी होनी चाहिए। मैं तेरी बेड़ियां तोड़ूंगा और तू यहाँ से भाग जाना। लेकिन टर्बो लड़ना चाहता था। वो बोला अगर मैं हार भी गया तो अपने घर चला जाऊंगा। पर तभी वहाँ खड़ा एक बूढ़ा आदमी बोला कोई घर नहीं लौटता, सारे हारे हुए फाइटर्स गायब हो जाते हैं, कोई जिंदा नहीं बचता। ये सुन टर्बो को एहसास हो जाता है कि बोयका गलत नहीं बोल रहा था, जिसके बाद बोयका गार्ड्स की नजरों से बचते हुए उसकी बीड़ियों को तोड़ने लगता है। हालांकि हथौड़े पड़ने की आवाजें इतनी तेज थी कि गार्ड्स ने उन्हें देख लिया, जिसके बाद सब दौड़ते हुए उन पर झपट पड़े। बोयका टर्बो को बचाने के लिए उनसे फाइट करता है। सबको मारने के बाद उसने गार्ड की जीप से चाबी निकाली और टर्बो को आजाद कर दिया। जेल के बाकी कैदी भी उसकी भागने में मदद करते हैं। इसी बीच से गार्ड ने उस पर गोली चलानी चाहिए, पर बोयका ने एक बड़ा सा पत्थर उठाकर उसके सर पर दे मारा, जिससे वो लुढ़कते हुए जमीन पर जा गिरता है। टर्बो तो भाग गया, पर वो लोग बोयका को पकड़ लेते हैं और उसे मार पीट कर काल कोठरी में फेंक दिया जाता है। जब उसे होश आया तो वार्डन उसके सामने था। वहाँ गागा भी था, जो बोला माफ करना दोस्त, पर तुम मार्को को नहीं हरा सकते, इस टूटे पैर के साथ तो बिल्कुल नहीं। अब क्योंकि वो लोग टर्बो को नहीं ढूंढ पाए थे, इसलिए अब सीधा फाइनल्स होने थे, जिसमें मार्को और बोयका एक दूसरे के सामने होते। जल्द ही फैसले की घड़ी नजदीक आ गई और उन दोनों को रिंग में उतारा गया। पर ज्यादातर लोगों ने मार्को पर पैसे लगाए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये फाइट वही जीतेगा। दोनों में फाइट शुरू होती है और शुरू में ऐसा लगा मानो टक्कर बराबर की थी। बोयका उसके हर वार को बड़ी आसानी से टैकल कर पा रहा था, पर जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता गया बोयका थकने लगा और इसी का फायदा उठाकर मार्को ने उस पर अटैक कर दिया। बोयका बहुत मार खाता है और जब उसने लड़ने की कोशिश भी की तो मार्को ने उसका पैर धर दबोचा और उसे कसकर मरोड़ दिया, जिससे बोयका लंगड़ा हो गया। अब बोयका ठीक से चल भी नहीं सकता था, जिस कारण वो बहुत मार खाता है और आखिर में मार्को ने उसे उठाकर रिंग के बाहर फेंक दिया। उसे लगा कि अब बस वो जीत गया, पर बोयका अपने उन दिनों को याद करता है जब उसने जिल्लत की जिंदगी जी थी। वो लड़ नहीं सका तो जेल में उसे पोछा लगवाया गया, उसे हर दिन जलील किया गया। ये सब उसके दिल में इस कदर घर कर गया था कि अब वो रिंग में मर जाता लेकिन लड़ना नहीं छोड़ता। वो एक बार फिर खड़ा होता है और ये देख किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। सब बोयका का नाम चिल्लाते हैं, जो मार्को से बर्दाश्त नहीं होता और वो उस पर हमला करता है। पर अब बोयका डट कर खड़ा रहा और उसे मारने देता है जब तक वो मार सके। पर जैसे ही उसे मौका मिला उसने मार्को को घुटनों के बल गिरा दिया और फिर उसे उठने ही नहीं दिया। उसके पैर कमजोर थे पर हाथ नहीं, जिसका वो पूरा इस्तेमाल करता है और उसे बहुत मारता है। आखिर में मार्को ने अपना आखिरी हमला करना चाहा, पर बोयका उसी टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिस टेक्निक का इस्तेमाल करके कुछ साल पहले एक फाइटर ने उसकी टांग तोड़ी थी, और इस तरह वो मार्को की टांग भी तोड़ देता है, जो देख सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। रेफरी ने गिनती गिनना शुरू किया पर मार्को उठ नहीं सका और बोयका ये फाइट जीत गया। टर्बो का मैनेजर गुस्से में आग बबूला हाथ में गन लिए सीधा वार्डन के पास जाता है, क्योंकि इस फाइट में उसने अपना सब कुछ गवा दिया था। उसे उसके पैसे वापस चाहिए थे, इसलिए उसने रिंग मास्टर को मार डाला। पर तभी वार्डन उसे भी गोली मार देता है, जबकि गागा पतली गली से वहां से फरार हो गया। इसके बाद वार्डन बोयका के पास आता है और उसे बताता है कि एग्रीमेंट के हिसाब से एक फाइटर को अपनी आजादी मिलने वाली थी। अफसोस हम उस अमेरिकन को नहीं पकड़ सके, और क्योंकि तुमने उसकी भागने में मदद की है, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते। हालांकि बोयका को अपने किए का कोई पछतावा नहीं था, उसे उसका नाम और शोहरत वापस मिल गई थी। अब वो अगर उसे गटर में भी फेंक देंगे तो भी वो वहाँ सुकून की जिंदगी जिएगा। लेकिन वार्डन का प्लान कुछ और ही था। वो उसे मारना चाहता था ताकि उसकी बदनामी ना हो। वो बोयका को सुनसान इलाके में लाते हैं। वार्डन उसे मारने के लिए अपनी गन बाहर निकालता है, पर वो ऐसा कर पाता उससे पहले ही वहाँ टर्बो आ गया और उसने सबको मारकर बोयका की जान बचा ली। वो दोनों भागकर एक कार के पास आते हैं और अंदाजा लगाइए कार में कौन था। कार में था गागा।
जिसने अपने सारे पैसे बोयका पर लगाए थे। हाँ, वो एक नंबर का लालची और सिर्फ पैसों का सगा आदमी था, पर वो इस सच को कभी नहीं झुठला सका कि बोयका इस दुनिया का सबसे अच्छा फाइटर है। उसके जीतने से वो तो माला माल हुआ ही था, लेकिन बोयका की मेहनत भी खाली नहीं गई थी। उसकी झोली में भी अच्छी खासी रकम आ गई थी, जिससे वो एक नई शुरुआत कर सकता था। इसके कुछ साल बाद हमें रशिया की उसी जेल को दिखाया जाता है जहां बोयका ने अपनी जिंदगी के 10 साल बिताए थे। उसके जाने के बाद वहां मौतों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ था, बल्कि उसकी जगह ऐसे फाइटर्स को लाया गया जो उससे भी ज्यादा ताकतवर थे। उसके जाने के बाद क्रशर नाम का एक कैदी उस जेल का नया चैंपियन बना, जो अक्सर फाइट में अपने अपोनेंट को जान से मार दिया करता था। इसके बाद हमें बोयका को दिखाया जाता है जो किसी दूसरे देश में सेटल होकर एक सुकून की जिंदगी जी रहा था। हालांकि उसने अभी भी फाइट करना नहीं छोड़ा था, क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ यही सीखा था। वो अपने कमाए हुए आधे पैसे चर्च में दान कर दिया करता और सिर्फ वही फाइट्स लड़ता था जिसमें रूल्स हों। जेल से निकलने के बाद उसने इलीगल फाइट से पूरी तरह दूरी बना ली। एक दिन उसका नया मैनेजर उसके पास आया और उसे खुशखबरी देते हुए कहा कि जल्दी नेशनल टूर्नामेंट होने वाला है, जिसकी लिस्ट में तुम्हारा भी नाम आया है। बोयका ये सुनकर खुश हो गया, क्योंकि बड़े लेवल पर नाम कमाना ही उसका सपना था। मैनेजर उसे बताता है कि सिलेक्शन के लिए तुम्हें एक फाइट लड़नी होगी, उसके बाद तुम्हारा फाइनल्स में सिलेक्शन हो जाएगा। अगले दिन बोयका फाइट के लिए स्टेडियम में जाता है। जिस आदमी से उसे फाइट करनी थी उसका नाम विक्टर था और वो रशिया से खास यहाँ इसी फाइट के लिए आया था। दोनों रिंग में आते हैं और उनके बीच फाइट शुरू होती है। बोयका ने 10 सालों तक जेल में लड़कर न जाने कितने लोगों की जान ली थी, पर अब उसके लड़ने का तरीका पूरा बदल चुका था। वो रिंग में सिर्फ पॉइंट्स कमाने के लिए लड़ता था, न कि किसी को चोट पहुंचाने के लिए। वो फाइट के सारे रूल्स फॉलो करता और कोई भी ऐसा वार नहीं करता जिससे सामने वाले को चोट पहुंचे। जल्दी उसने विक्टर को भी नॉकआउट कर दिया और कहा कि अब हार मान लो, तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। पर विक्टर नहीं मान रहा था। वो बार बार बोयका से फाइट करता है। 3 बार मुंह के बल गिरने पर भी वो रुक नहीं रहा था, जिसके बाद बोयका ने उसे अपनी फाइनल किक से नॉकआउट कर दिया। मैच के बाद मैनेजर ने उसे बताया कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है। यहाँ तक कि जजेस भी खुद उसके पास आकर उसकी तारीफ करते हैं, जो सुनकर बोयका बहुत खुश हुआ। बाहर जाते वक्त उसने एक एम्बुलेंस को देखा जो उसके अपोनेंट को हॉस्पिटल लेकर जा रही थी। पूछने पर उसे पता चला कि उसकी हालत क्रिटिकल है, शायद उसके दिमाग पर चोट आई थी। उस रात बोयका ठीक से सो नहीं पाया। वो बस ऊपर वाले से दुआएं कर रहा था कि विक्टर जल्दी से ठीक हो जाए। अगले दिन वो अपने मैनेजर के पास जाता है और उससे पूछता है कि कल मैंने जिससे फाइट की थी वो ठीक तो है ना। पर यहाँ उसे पता चला कि चोट की वजह से उसकी मौत हो गई थी। ये जानकर बोयका को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है, पर मैनेजर उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये बस एक हादसा था। इस तरह के खेल में ऐसे जोखिम उठाने पड़ते हैं। अब सब भूल जाओ और अपने टूर्नामेंट की तैयारी करो। पर बोयका के लिए ये सब भुला पाना इतना आसान नहीं था। जब उसने विक्टर का बैग खंगाला तो उसे पता चला कि रशिया में उसका एक परिवार था जिनका पेट पालने के लिए वो ये फाइट लड़ रहा था। यही वजह थी कि इतनी मार खाने के बाद भी वो लड़ता रहा, क्योंकि उसे पैसों की बहुत जरूरत थी। बोयका फैसला करता है कि वो उसके परिवार से मिलने जाएगा और उससे जो बन पड़ेगा उनके लिए करेगा। वो बस इसे एक हादसा समझकर अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ सकता था। मैनेजर उसे ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि अब भी वो रशिया का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल था। अगर वो पकड़ा गया तो कभी वापस नहीं लौट पाएगा। पुलिस उसे ढूंढ रही थी, पर बोयका कहाँ किसी के सुनने वालों में से था। उसने अपने मैनेजर को चुपचाप उसका जाली पासपोर्ट बनाने को कहा। इसी बीच हम रशिया में विक्टर की वाइफ आल्मा को देखते हैं, जो अपने पति की मौत से बहुत दुखी थी। इसी बीच वहाँ जोरो नाम का एक आदमी आता है, जो एक बहुत बड़ा माफिया था। उसकी हमेशा से आल्मा पर गंदी नजर थी और विक्टर के जाने के बाद तो उसका रास्ता और साफ हो गया था। वहीं दूसरी ओर मैनेजर बोयका को उसका जाली पासपोर्ट दे देता है, जिसके बाद बोयका एक नकली नाम और पहचान के साथ दोबारा रशिया में दाखिल हुआ। रास्ते में गार्ड्स उसकी आईडी चेक करते हैं, पर उन्हें उस पर जरा भी शक नहीं हुआ और उसे जाने दिया गया। इसके बाद बोयका बिना देर किए उस स्कूल में जाता है जहां आल्मा बच्चों को पढ़ाया करती थी। हालांकि इससे पहले वो उससे मिल पाता, कुछ लोग वहां आकर आल्मा को अपने साथ ले जाते हैं। बोयका ने उनकी कार का पीछा किया और एक क्लब में आ पहुंचा जहां इलीगल फाइट्स हुआ करती थी। जोरो इस क्लब का मालिक था, जो ऊपर बैठे बैठे हर एक पर नजर रखता था, खासकर आल्मा पर, जो वहां वेट्रेस की नौकरी करती थी। बोयका आल्मा से बात करने की कोशिश करता है, पर आल्मा को लगा कि वो उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वो उसे खुद से दूर रहने को कहती है। बोयका बस उससे उसके पति के बारे में कुछ बात करना चाहता था, पर इससे पहले वो आल्मा से कुछ कह पाता, जोरो के लोग उसे चारों ओर से घेर लेते हैं और उसे आल्मा से दूर रहने को कहते हैं। बोयका जब नहीं माना तो उन्होंने उसे जान से मारने की धमकी दी। वो उसे एक आखिरी वार्निंग देकर छोड़ना चाहते थे, पर बोयका कहाँ किसी की सुनने वाला था। उसे झगड़ा करते देख जोरो उसके पास आता है। वो उससे बहुत इम्प्रेस हुआ था, इसलिए वो उसे ऑफर देते हुए बोला, मेरे लिए फाइट करोगे? पर बोयका बोला, मैं यहाँ लड़ने नहीं आया, मुझे बस आल्मा से जरूरी बात करनी है। जोरो बोला, तुम उसे जो कुछ कहना चाहते हो मुझसे कह सकते हो।
मैं तुम्हारी बात उस तक पहुंचा दूंगा। मेरी इजाजत के बिना कोई उसके आसपास भी नहीं जा सकता। दोबारा उसे मिलने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। बोयका उस रात तो चुपचाप वहां से चला जाता है, पर वो एक नंबर का ढीठ था। अगले दिन वो फिर से आलमा के स्कूल में जाता है। गार्ड ने उसे रोकने की कोशिश की, पर बोयका ने उसे एक मुक्के में बेहोश कर दिया। वो आलमा को उसके पति का सामान देते हुए कहता है कि मैं उसे जानता था, वो एक अच्छा फाइटर था। आलमा बहुत खुश होती है क्योंकि वो बस इसे लौटाने के लिए इतनी दूर से आया था। बोयका को पता चला कि विक्टर ने जोरो से बहुत बड़ा लोन लिया था, जिसे चुकाने के लिए ही विक्टर उस टूर्नामेंट में फाइट कर रहा था। पर अब क्योंकि वो नहीं रहा, इसलिए आलमा को मजबूरन उसके बार में वेट्रेस की नौकरी करनी पड़ रही है। बोयका में उसे सच बताने की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसने उसके पति की जान ली है। वो बस उसे अपने जीते हुए पैसे देकर वहां से जाना चाहता था, पर इससे उसे सुकून नहीं मिलता। जिसके बाद उसने आलमा को बता दिया कि वो मैं ही था जिसने विक्टर को मारा। वो समझाने की कोशिश करता है कि ये बस एक हादसा था और उससे माफी मांगता है, पर आलमा अपने पति के कातिल को कभी माफ नहीं कर सकती थी। उसने वो पैसे उसके मुंह पर मारे और उसे वहां से दफा होने को कहा। बोयका खुद को उसकी इस हालत का जिम्मेदार मानता था, इसलिए वो गुस्से में जोरो के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं एक सौदा करना चाहता हूँ। वो आलमा की आजादी के बदले उसके लिए फाइट करना चाहता था। जोरो इसके लिए मान जाता है क्योंकि वो जानता था कि 3 फाइट तो छोड़ो, वो 2 फाइट तक भी नहीं टिक पाएगा। यहाँ ये भी खुलासा होता है कि जोरो को पता था कि वो ही बोयका है जो कभी अंडरग्राउंड फाइटिंग की दुनिया पर राज किया करता था। जोरो बोला, तुम पुलिस की फिक्र मत करो, वो तो मेरी जेब में है। बस एक बात याद रखना कि मेरी रिंग में मेरे रूल्स होंगे। अगले दिन आलमा बोयका से मिलने जाती है और कहती है कि मैंने तुम्हें मेरे लिए लड़ने को नहीं कहा, तुम बस मुझे अकेला छोड़ दो। पर अब बोयका बिना लड़े यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला था। इसके बाद वो प्रैक्टिस के लिए पास के एक बॉक्सिंग क्लब में जाता है, पर वहाँ एक आदमी उसे अपना पंचिंग बैग इस्तेमाल नहीं करने देता और उसे जानबूझकर गुस्सा दिलाता है ताकि वो यहाँ से चला जाए। उसी रात बोयका की पहली फाइट होनी थी। दोनों फाइटर्स को रिंग में उतारा गया और उनके बीच मुकाबले की शुरुआत हुई। आलमा भी उसे देख रही थी, जिसके बाद बोयका उस फाइटर को इतना मारता है कि वो खुद हार मान लेता है और इस तरह बोयका अपनी पहली फाइट बिना किसी परेशानी के जीत गया। मैच के बाद आलमा उसके लिए पानी लेकर जाती है और इसी बीच बोयका उससे प्रैक्टिस करने के लिए एक नई जगह की डिमांड करता है, क्योंकि उस दूसरी जगह पर लोग उसे परेशान कर रहे थे। आलमा के स्कूल में एक जिम था जहां विक्टर अक्सर प्रैक्टिस किया करता था। वो बोयका को वो जगह कुछ दिनों के लिए इस्तेमाल करने देती है। हालांकि उसके मन में बोयका के लिए नफरत अभी भी कम नहीं हुई थी। जिम में बच्चे उसे प्रैक्टिस करते हुए देखते थे, जिससे उसका मन भी लगा रहता था। अगले दिन बोयका की दूसरी फाइट होनी थी, पर इस बार जोरो उसे हराने के लिए एक साथ 2 फाइटर्स को रिंग में उतारता है। वैसे तो ये सरासर चीटिंग थी, पर जोरो ने उसे पहले ही चेतावनी दी थी कि उसकी रिंग में सिर्फ उसी के रूल्स होंगे। बोयका उन दोनों से फाइट करता है और जिस तरह वो लड़ रहा था उसे देखकर आलमा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। उसे समझ नहीं आता कि वो उसके लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाल रहा था। जल्द ही दोनों उस पर भारी पड़ने लगे और एक ने उसकी कमर पर जोर की लात मारी, जिससे बोयका की कमर में मोच आ गई। इसके बाद दोनों उसे मार मार कर जमीन पर गिरा देते हैं। लेकिन जब बोयका ने आलमा के चेहरे की ओर देखा तो उसमें हिम्मत आई और वो एक बार फिर से उठ खड़ा हुआ। वो फिर से फाइट बैक करता है और उन दोनों को नॉकआउट कर ये मैच जीत जाता है, जो देख जोरो की आंखें फटी रह गईं। उसे अब कोई ऐसा फाइटर चाहिए था जिसके सामने बोयका टिक ना सके। इसीलिए अगले दिन वो रशियन प्रिजन के वार्डन से मिलता है और उसे रिश्वत देकर क्रशर को जेल से निकालने को कहता है। वार्डन बोला, ये नामुमकिन है, मेरी नौकरी खतरे में आ जाएगी। पर जोरो बोला, इससे तुम और पैसा कमा सकते हो क्योंकि मैं तुम्हें एक बोनस देने वाला हूँ, एक ऐसा कैदी देकर जो फरार है, और वो कैदी है यूरी बोयका। रात में जब बोयका ट्रेनिंग के लिए जिम में गया तो उसकी कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। आलमा से ये देखा नहीं जाता, इसलिए वो उसके लिए एक दवाई तैयार करती है, पर बावजूद इसके बोयका को अपनी पूरी रात दर्द में कराहते हुए काटनी पड़ी। अगले दिन बोयका के जाने के बाद जोरो आलमा से मिलने आता है और उसे बोयका के खिलाफ भड़काने की पूरी कोशिश करता है। पर जब आलमा उसके झांसे में नहीं आई तो जोरो ने उसके साथ जोर जबरदस्ती की और बोला वो यहाँ नहीं दिखना चाहिए, दोबारा यहाँ दिखा तो उसे जान से मार दूंगा। वहीं दूसरी ओर बोयका जब रास्ते में था तो उसे उसके मैनेजर का फोन आता है, जो उसे बताता है कि आज रात 10 बजे उसकी फ्लाइट है, उसे जल्दी वापस लौटना होगा वरना वह टूर्नामेंट से हाथ धो बैठेगा। बोयका जब अपने कमरे पर पहुंचा तो उसे वहां आलमा दिखाई दी जो उसे सच जानने आई थी। वो कहती है कि मेरी आंखों में देखो और बताओ कि विक्टर के साथ जो हुआ वो सच में एक हादसा था। बोयका बोला, मैंने जिंदगी में बहुत बुरे काम किए हैं, पर फिर ऊपर वाले ने मुझे एक नई राह दिखाई जिस पर चलकर मैं खुद को साबित कर सकता था। उस दिन रिंग में विक्टर के साथ मुझे कोई इंसान नहीं दिखा और ना मुझे किसी का पति दिखा, वो सिर्फ एक बाधा था जो मेरे और मेरे सपनों के बीच थी, पर मैं उसकी जान नहीं लेना चाहता था। उसकी मौत का मुझे बहुत पछतावा है। उस रात बोयका की आखिरी फाइट होनी थी। उसके सामने एक नया फाइटर आता है
जो आज तक इस रिंग में एक भी फाइट नहीं हारा था। सब बस उसी का नाम चिल्ला रहे थे, मानो जैसे उन्हें पता हो कि यह फाइट वही जीतेगा। दोनों में लड़ाई की शुरुआत होती है और पहले राउंड में ही वो फाइटर बोयका पर भारी पड़ने लगा था। उसने बोयका को बुरी तरह पीटा, जो देख आलमा को उसकी फिक्र होने लगती है। बोयका कई बार नीचे गिरता है, पर उसका बेबस चेहरा देखकर उसे लड़ते रहने की ताकत मिल रही थी। बोयका ने हिम्मत नहीं हारी और उस पर लगातार वार करता रहा और अपने आखिरी अटैक में बोयका ने उसे भी नॉकआउट कर दिया। आलमा उसे जीतता देख बहुत खुश होती है। उसके लिए लड़कर बोयका ने आखिरकार उसे आजाद कर दिया था। जोरो बोयका के पास आता है और बोलता है, कहाँ जा रहे हो बोयका? अभी तुमने मेरे चैंपियन को नहीं हराया। बोयका कहता है, बहुत सुन ली तेरी बकवास, हमारी सिर्फ 3 फाइट्स की बात हुई थी, अब मैं तेरे लिए नहीं लड़ने वाला। पर जोरो बोला, बेशक लड़ोगे बोयका, क्योंकि अगर नहीं लड़े तो हमारे बीच कोई सौदा नहीं होगा। अब अगर तुम नहीं चाहते हो कि मैं इसे कौड़ियों के दाम बेच दूं तो लड़ो। मजबूरन बोयका को अपनी आखिरी फाइट लड़नी थी, पर जब उसके अपोनेंट यानी खूंखार क्रशर को उसके सामने लाया गया तो उसे देख बोयका भी एक पल के लिए दंग रह गया, क्योंकि आज से पहले उसने इतना बड़ा और मस्कुलर फाइटर नहीं देखा था। दोनों के बीच फाइट शुरू होती है और बोयका सबसे पहले उस पर हमला करता है, लेकिन उसे तो जैसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। क्रशर ने उसे मारकर नीचे गिरा दिया और उस पर किसी पागल जानवर की तरह टूट पड़ा। उसने बोयका को इतना मारा कि उसकी आंखों के सामने धुंधलापन छाना शुरू हो गया। पर इस बार भी वो सिर्फ मार ही खाता है, जिससे उसकी हालत और खराब हो गई। कोई चांस ही नहीं था कि बोयका ये फाइट जीत जाता, लेकिन उसका ये फाइट जीतना बहुत जरूरी था, नहीं तो उसने जो किया उसके लिए वो कभी खुद को माफ नहीं कर पाता। आखिर में वो उसी टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिस टेक्निक का इस्तेमाल कर उसने मार्को को हराया था। बोयका ने क्रशर के पैर को कसकर पकड़ लिया और उसे इतनी जोर से मोड़ा कि उसमें मोच आ गई। अब वो इस चोट से उभरता उससे पहले ही बोयका ने उसका हाथ भी तोड़ दिया और उसे इतनी जोर की किक मारी कि क्रशर अपना बैलेंस खोकर सीधा रिंग के बाहर जा गिरा। सब ने उसे उठाने की कोशिश की, पर वो काउंटडाउन खत्म होने तक भी नहीं उठता और बोयका इस फाइट को जीत जाता है। जोरो को अपनी ये हार बर्दाश्त नहीं होती, जिसके बाद उसके इशारे पर उसके लोग बोयका को बेसबॉल बैट से बुरी तरह पीटने लगते हैं। जोरो आलमा को जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है और जब बोयका ने उसे रोकने की कोशिश की तो एक गार्ड उसे गोली मार देता है। बोयका गुस्से में सबको मारता हुआ उसका पीछा करता है, पर उसने देखा कि जोरो ने आलमा के सर पर बंदूक रख रखी थी। बोयका बोला, हमारे बीच सौदा हुआ था, उसे जाने दो। वो उसे बातों में उलझाए रखता है और इसी बीच आलमा उसके हाथ पर जोर से काट लेती है, जिससे उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। मौका मिलते ही बोयका उसकी ओर बढ़ा, पर जोरो ने उसे गोली मार दी, जिससे बोयका बुरी तरह घायल हो गया। बोयका उसे पकड़ लेता है और उसका गला इतनी जोर से दबाता है कि उसकी नसों में खून का बहाव रुक जाता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। गोली लगने के कारण उसका भी बहुत ज्यादा खून बह चुका था। वो चाहता तो अब भी वहां से भाग सकता था, लेकिन उसे आलमा से उसके किए की माफी चाहिए थी। पर इससे पहले वो कुछ सोच पाती, जल्दी वहां पुलिस आ जाती है और बोयका को फिर से अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके 6 महीने बाद हम बोयका को उसी जेल में देखते हैं जहां से वो 6 साल पहले भागा था। किस्मत ने उसे वहीं लाकर पटक दिया जहां से उसने सब शुरू किया था। एक दिन आलमा बोयका से जेल में मिलने आती है और उसे थैंक यू कहती है। वो बोली, तुमने ना सिर्फ उसकी इज्जत लौटाई मगर आजादी भी, और वो ये भी कहना चाहती थी कि उसने उसे माफ किया। ये सुनते ही बोयका के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है, मानो उसे जो चाहिए था वो उसे मिल गया हो। फिल्म के आखिर में हम बोयका को एक बार फिर से जेल में फाइट के लिए तैयार होता हुआ देखते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।